आइए इस पर चर्चा करते। बहुत सारे अहम सवाल हैं, इस चर्चा में उनका जवाब हम ढूंढेंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस चर्चा में। हमारे साथ सुधांशु मित्तल हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा होंगे, कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन। रोली मिश्रा हमारे साथ होंगी, समाजवादी पार्टी की नेता। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सबसे पहले आपसे सवाल, समझ नहीं पाए आप जनता को या जनता को समझा नहीं पाए आप? कहीं ना कहीं हमारी रणनीतिक चूक रही है। जनादेश जो आया है वो सरमाथे पर है और इसमें अरे लेकिन मोदी लहर के 4 महीने बाद ऐसा जनादेश आया, ये तो अपने आप में बड़े शर्म की बात है वाजपेयी जी। आपकी अपनी सीटें भी आपकी अपनी नहीं रही। निश्चित तौर पर हमारे लिए ये चिंता की बात है और हम इस पर विचार करके आगे कुछ ठीक करेंगे। इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि उपचुनाव किसी आम चुनाव का संकेत नहीं देते हैं, न विगत चुनाव का, न आगे चुनाव का। जहां तक आदरणीय मोदी जी की सरकार का सवाल है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक चल रही है। 100 दिन में राजनीतिक व्यक्ति तो आकलन कर सकते हैं, सामान्य जनता मोदी जी की सरकार को बिल्कुल ठीक मान रही है और अपने हित में मान रही है। अरे लेकिन अर्जुन मोढवाडिया ने साफ तौर पर कहा कि मोदी नाम के गुब्बारे में बड़ा सा छेद हो गया है। अब चुनाव का परिणाम है, परिस्थिति है, ये उनको कहना भी है और हमको सुनना भी है। अब से 3 महीने पहले समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मिला था, हमसे कहां कमी रह गई ये हम विचार करेंगे और विचार करके 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने को तैयार करेंगे। चलिए, सुधांशु मित्तल जी भी मेरे साथ हैं। सुधांशु मित्तल जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की तरह क्या आप भी मानते हैं कि मोदी साहब की लहर अब भी है? अनुराग जी, इन चुनावों का अगर विश्लेषण करना है तो इनका सही परिप्रेक्ष्य समझना पड़ेगा। मेरे लिए जो चिंता का विषय वो राजस्थान है। उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हुए हैं उनके बारे में एक आपको ऐतिहासिक सत्य और बतला दूं। 2007 से पहले 18 उपचुनाव जो है वो सपा जीती थी। उसमें से सिर्फ 5 सीटें उनकी थीं जिनमें 18 वो जीती और 2007 के विधानसभा चुनावों में सिर्फ 6 पे जीत पाई। तो उपचुनावों का क्या होता है कि क्योंकि जो सरकार होती है उसका अपना एक दबाव होता है प्रशासन पे, एक उसका मैनिपुलेशन होती है, तो उसमें बहुत विषय होते हैं। तो इसको किसी संदेश के रूप में देखना शायद कहीं गलती है। कहां के चुनाव परिणामों को संदेश मित्तल साहब, कहां के चुनाव परिणामों को संदेश के तौर पर नहीं देखेंगे? बिहार के, उत्तराखंड के, राजस्थान के, गुजरात के, उत्तर प्रदेश के, कहां के चुनाव परिणामों को नकारेंगे? मैं बता रहा हूं कि मुझे जो चिंता है वो राजस्थान की आती है। राजस्थान के उपचुनाव का जो संदेश है, क्योंकि सरकार हमारी है, सीटें हमारी हैं। देखिए, सरकार जीते ये रूल है और सरकार हारे और विपक्ष जीते ये जो है ये संदेश है। राजस्थान में वाकई ये हुआ है और इसका एक संदेश है। यूपी, गुजरात में हम लोग अधिकतम जीते, 2-1 हारे, वो एक अलग बात है, वो इतना बड़ा नहीं है। गुजरात जैसी जगह में 1-2 हार गए, ये बड़ी बात हो गई ना। मैंने अभी आपको आंकड़े दिए, 18 जीते थे, 5 गुजरात जैसी जगह में 1-2 नहीं बल्कि पूरी 3 सीटें आप हार गए, तो ये तो बड़ी बात हो गई। दो हारे। अच्छा, एक और मैं इसमें कहना चाहता हूं, आप ये सब तो देख रहे हैं, आप वेस्ट बंगाल देख लीजिए और सबसे ज्यादा जिस प्रदेश में मैं था, असम, वहां देखिए हम लोगों ने सिलचर की सीट 37,000 वोट से जीती है। लोकसभा में सिर्फ हमारी बढ़त जो थी 18-17,000 की थी, अब की बार 37,000 की है। अरे लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अपनी सीटें ही हार गए आप। लखीमपुर में हमारा प्रदर्शन जो है 2 टाइम्स बेटर हुआ। मैं उत्तर प्रदेश का आपको परिप्रेक्ष्य समझा दिया। हाँ, देखिए, कोई भी हार जो होती है वो निराशाजनक होती है, इसमें कोई संदेश की बात नहीं होती है। हम लोग लड़े थे, जीतने के लिए लड़े थे, लेकिन उसका जो विश्लेषण है वो किसी आगे भविष्य को खराब हो गया है। क्योंकि मैंने कहा, यहाँ पे जो सरकार होती है, सरकार का एक दबाव होता है, सरकार का प्रशासन के ऊपर एक डंडा चलता है, प्रशासन की अपनी एक भूमिका इसमें होती है। इस वजह से
ऐतिहासिक तौर पर अगर आप विश्लेषण करें राजस्थान में डंडा क्यों नहीं चला? चुनावों में, और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, अब की बार एक और चीज थी, देखिए राजस्थान और गुजरात में प्रशासन काम नहीं करता क्या? राजस्थान गंभीर विषय हमारे लिए। मैं तो, अरे आपने सुना ही नहीं, मैं तो पहले ही मान रहा हूं उस चीज को कि गुजरात राजस्थान में 4 में से 3 हमारे, ये बहुत गंभीर विषय है और हमें कहीं सोचना पड़ेगा क्या हुआ वहां पे। वहां का विश्लेषण करना, वहां की असलियत जानना बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि जिस राज्य में 25 सीटें हम लोग लोकसभा में जीते थे, 162 सीटें हम विधानसभा में जीते थे, वहां पे अगर हारे हैं तो गंभीर विषय है, बिल्कुल गंभीरता है उसमें। मतलब मैंने जैसे कहा कि जहां हमारी सरकार है वहां जब हम हारते हैं तो गंभीरता होती है। ठीक है, मैं हर राज्य का इसलिए अलग अलग विश्लेषण ले रहा हूँ। ठीक है सुधांशु, हर राज्य की परिस्थिति क्या है। ठीक है, और राजस्थान वाकई गंभीर है। हाँ, यूपी में हारने की एक निराशा है, क्योंकि यूपी में उम्मीद हम लोग करते थे इतनी ज्यादा। नहीं, राजस्थान की भी निराशा है, गुजरात की भी निराशा है, हार की तो निराशा होगी, फिर उत्तर प्रदेश क्या। चले रोली जी, समाजवादी पार्टी के जिन नेताओं को डॉक्टर ने मीठा खाने को मना किया था, आज वो भी लड्डू खा रहे हैं। एक चीज मैं आता हूं सुधांशु जी। अनुराग जी, मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि जो लोकसभा चुनाव इन्होंने विकास के मुद्दे को लेकर के चला था, वो विकास का मुद्दा कहीं नगण्य हो गया था, पता नहीं कहीं गायब हो गया था। और जिस प्रकार का सांप्रदायिक माहौल पिछले 3 महीने में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया, सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को भेजा, जिस प्रकार उन्होंने अपने प्रभारी बनाए और उन्होंने जिस प्रकार के बयानबाजी की, जिस प्रकार के सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सुन लीजिए रोली जी की बात, फिर आपसे यहाँ से ले लीजिएगा, मुरादाबाद से ले लीजिए, चाहे सहारनपुर ले लीजिएगा, वो पूरी बेल्ट की गंगा जमनी संस्कृति, पूरी भारतीय संस्कृति के जो अपने आप को सबसे बड़े प्रवाहक मानते हैं, उन लोगों ने भारतीय गंगा जमनी संस्कृति को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया, सारे वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया। लेकिन जनता जनार्दन होती है, ना तो जनता मूर्ख है और ना मीडिया मूर्ख है। अगर ये आपको सिंहासन पर बैठा सकती है तो ये आपको सूली पर भी चढ़ा सकती है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, निश्चित तौर पर जनता ही जनार्दन होती है। भारतीय जनता पार्टी से भारत की लोकसभा में मात्र 2 सांसद रह गए थे और आज स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार। वो छोड़िए, रोली के सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता की राजनीति की हार हुई है? टुकड़ों में कोई चीज स्वीकार करना अस्वीकार करना उत्तर प्रदेश में सामाजिकता की जीत हुई और सांप्रदायिकता की जब विचार करेगी और जो भी कमी हमें समझ में आएगी वो हम आप लोगों के माध्यम से जनता के सामने जरूर रखेंगे और फिर उसमें सुधार करके अनुराग जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूं, निश्चित बढ़ेंगे। एक दिन की, एक चुनाव की, उपचुनाव की हार से कोई हम, अरे एक उपचुनाव की हार नहीं है, हम काम छोड़ देंगे। प्रदीप जी जरा हिसाब किताब गणित समझा दीजिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को गणित समझा दीजिए। प्रदीप सिंह मेरे साथ हैं, आपको समझाएंगे। ये एक उपचुनाव की हार नहीं है, ये संकेत बहुत गंभीर परिणामों की तरफ इशारा कर रहे हैं। प्रदीप जी नहीं, देखिए अनुराग, बात यह है कि बीजेपी लोकसभा का चुनाव जब जीती तो उसका नारा क्या था? सबका साथ सबका विकास। लोकसभा चुनाव में जिस बात को, लोगों के मन की बात को पढ़ लिया, समझ लिया बीजेपी ने, उसको भूल गई कि आज का मतदाता धर्म और जाति की राजनीति से बाहर निकलना चाहता है। उसका फायदा बीजेपी को देश भर में मिला। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये पार्टी ने क्यों फैसला किया कि योगी आदित्यनाथ उसका चेहरा होंगे? जो आदित्यनाथ ने जिस तरह से कैंपेन चलाया, वो एक तरह से राजनीति को 90 की दशक की जो राजनीति थी उत्तर प्रदेश की, उस ओर ले जाने की कोशिश की, जिसको मतदाता नकार चुका था। तो ऐसे में ये परिणाम कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। जिस तरह से कैंपेन चल, अगर बीजेपी की जीत हो जाती, आश्चर्यजनक है, बीजेपी तो कह रही है कि मंथन करना होगा। नहीं, अगर बीजेपी की जीत हो जाती तो ये शायद ज्यादा दुखद बात होती कि इस तरह की राजनीति को ये होता कि मतदाताओं की स्वीकार्यता मिल गई है, मंजूरी मिल गई, वो उत्तर प्रदेश के लिए ज्यादा खतरनाक होती और जनतंत्र के लिए भी। हार गए, ये एक
इस चुनाव नतीजे का ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन समाजवादी पार्टी को भी ये समझना चाहिए कि ये जीत उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकलाप की जीत नहीं है। अच्छा, ये न समझें कि लोगों ने मंजूरी दे दी है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से शासन चल रहा है, जैसे सरकार चल रही है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। अगर ऐसा समझेंगे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी तो गलत समझे। तो फिर ये वोट कहां से मिले? देखिए, क्यों मिले? दो तीन चीजें हुई। एक, बीजेपी के खिलाफ जो वोट थे उनका बंटवारा करने वाला कोई नहीं था। दूसरी बात, जिस तरह का कैंपेन बीजेपी ने किया उसमें वो अपने ही समर्थकों को कन्विंस नहीं कर पाए कि ये सही बात है। वो आपको पोलिंग से दिखाई देता है कि परसेंटेज ऑफ पोलिंग जो है 42-45% पे आ गया, जो लोकसभा चुनाव में 65-67 के करीब था। तीसरी बात, जिस तरह का माहौल बनाया पूरे प्रदेश में, सांप्रदायिक माहौल। देखिए, किसी भी देश में, प्रदेश में या जिले की भी बात कर लें, विकास तभी हो सकता है जब सांप्रदायिक या किसी तरह का तनाव ना हो। जिसकी बात लाल किले से प्रधानमंत्री करते हैं, समझ रहा वो बात सुनने को क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि विकास के मुद्दे से बीजेपी यूपी में सांप्रदायिकता के मुद्दे पर शिफ्ट हो गई और यही उसकी हार की वजह रही? निश्चित रूप से। देखिए, वो तो बहुत ही ऑब्वियस है। जब आपका प्रधानमंत्री लाल किले से 10 साल के मोरेटोरियम की बात कर रहा हो कि जाति और धर्म के झगड़े भूल जाइए 10 साल के लिए, चलिए विकास की बात करें, उस समय आप जाति और धर्म के झगड़े की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिकता का माहौल बना रहे हैं पूरे प्रदेश में, तो उसका नुकसान तो होना चाहिए था और हुआ। ये अच्छी बात। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में इस हार की कमियों को आप ढूंढेंगे और इस पर मंथन करेंगे, तो एक बहुत बड़ा जो संदेश है, जो संकेत है, वो प्रदीप सिंह की बातों से आपको मिला होगा कि अगर आप आगे होते तो शायद जीत हासिल होती। आप मानते हैं कि आपने योगी आदित्यनाथ को आगे करके गलती की? मैं आज की तारीख में किसी विषय को मानने और ना मानने की स्थिति में नहीं हूं, ना मैं उसे स्वीकारने की स्थिति में तो आ जाइए। सामूहिक निर्णय पार्टी में होते हैं, सामूहिक निर्णय की जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है, वो मैं लेता हूं, लेकिन समीक्षा भी हम सामूहिक करेंगे। और प्रदीप जी ने जो बात कही है, ये भी विचार का विषय रहेगा और फिर जो निर्णय होगा तदनुसार आगे की कार्य पद्धति में संशोधित करेंगे। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं, जो बात प्रदीप जी ने कही उससे सहमति लेनी पड़ेगी कि ये किसी सरकार के पक्ष में मैंडेट हो, ऐसा नहीं है। उपचुनाव को किसी आम चुनाव की ओर, बड़ा दुर्भाग्य है कि आप अपने आप को सांत्वना ये कह के दे रहे हैं कि प्रदीप सिंह की बात को हमें समर्थन करना होगा कि ठीक है, ये मैंडेट अखिलेश के लिए भी नहीं माना जाना चाहिए। ये दवा काफी है आपके लिए? सुधांशु मित्तल जी, ये दवा काफी है? अनुराग जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। रोली आता हूँ आपके पास। सुधांशु, ये दवा काफी है? अनुराग जी, इन चुनावों में एक मुद्दा हमें और ध्यान रखना चाहिए, जिसका कि ध्यान प्रदीप जी ने भी दिखाया। अमूमन यूपी के अंदर बहुकोणीय राजनीति होती है, चुनाव में बहुकोणीय प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन ये वाला चुनाव जो था, इसमें बासपा का ना होना, उससे एक डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। डायरेक्ट इलेक्शन के डायनेमिक्स भी एक अलग अलग डायनेमिक्स होती है। तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में हार का कारण है, उसमें उसको ना मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अनुराग जी, लाउड स्पीकर मुद्दों पर इन्होंने पूरा बहुजन समाजवादी पार्टी, चलिए ठीक है, तो शायद ये जो है ठीक है। मेरे साथ प्रेमचंद मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। आपने कोई तहजीब नहीं है, बात करने की, चर्चा का तरीका नहीं आता क्या आपको? कोई जरा बात कर रहा है, उसको बात करने दीजिए। जब आप बोलती है मैं बीच में बोलता हूँ क्या? कुछ तो सभ्यता रखिए। पिछले तीन महीने तक आप हम लोगों पर सवार रहे, मीडिया को अपने में पक्ष में करके 3 महीने तक आप हम लोगों पर सवार रहे। आज हमको बोलने का मौका मिला है तो कम से कम बोलने दीजिए। मैं थोड़ा अपना बोल लूं, उसके बाद जो बोलना है आपको बोलते रहिएगा। कमाल है। अनुराग जी, देखिए, ये मतलब कुछ तो तहजीब रखिए साहब। ठीक है, सभ्यता होती है, चर्चा की एक सभ्यता होती है। ठीक है, चले सुधांशु जी के परिधि में रहेंगे तो अच्छा। ठीक है सुधांशु जी, मैं जो कह रहा था कि ये एक विषय, सुनिए अनुराग जी, ये विषय भी एक है। देखिए, वैसे एक और कहते हैं, एक अंग्रेजी की कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग फेल्स लाइक फेलियर। वो अपनी जगह है, जो जीता वो सिकंदर, ठीक है। लेकिन हम जब मूल्यांकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे,
तो उसमें ईमानदारी से नहीं, मूल्यांकन विश्लेषण की इनकी जीत हुई, मूल्यांकन विश्लेषण भी थोड़ा बहुत करेंगे, आगे मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल प्रेमचंद मिश्रा जी मेरे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, देर से आने के लिए आपके पास माफी चाहता हूं प्रेमचंद जी, लेकिन कम से कम आप बीजेपी कह पाए न कह पाए, आप कह सकते हैं कि राजस्थान में और गुजरात में आपके तो अच्छे दिन आ गए। देखिए, सिर्फ राजस्थान और गुजरात की ही बात नहीं है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जहां जहां उपचुनाव हुए हैं, चाहे उत्तराखंड से आप ले लीजिए, बिहार से ले लीजिए, पंजाब लीजिए, कर्नाटका लीजिए, और आज जो जिन राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं बाई इलेक्शन के, ये आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीती हुई उन परंपरागत सीटों को खो रही है, और वो सीटें अब हम कांग्रेस को मिल रही है या गैर भाजपाई पार्टी को मिल रही है। यह अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आई ओपनर है कि आखिर इतनी तेजी से कोई प्रधानमंत्री जो पूर्ण बहुमत लेकर सत्ता में आया है, मोदी लहर की बात होती थी, आज क्या वजह है कि 100 दिन के अंदर में आपकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, आपके समर्थकों की संख्या बड़ौदा से लेकर बनारस तक कम हो गई है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका नहीं, यह उस राजनीति को जवाब है भारतीय जनमानस के द्वारा, जिसे महंगाई कम करने के नाम पर चीट किया गया, जिसे पाकिस्तान को उसकी औकात बताने के नाम पर धोखे में रखा गया, जिसे चाइना को सीमा में बांध कर रखने की बात की गई थी। 56 इंच के सीना का एक बड़ा नेता होना चाहिए देश चलाने के लिए, काले धन लाने की बात की गई थी, बेरोजगारी छू मंतर हो जाएगा, 1 मिनट में रोजगार आ जाएगा इस देश में। आज वो जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि इन विषयों पर ध्यान देने के बजाय जो बात प्रधानमंत्री जी लाल किला से कहते हैं, पार्लियामेंट में कहते हैं, बजट एलोकेशन के समय कहते हैं, आज क्या हो रहा है, उनके लोग वो तमाम हथकंडे अपना रहे हैं जिससे समाज में मिसट्रस्ट पैदा हो रहा है। ठीक है, आप अपने तरीके से प्रेमचंद जी उसका आकलन कर रहे हैं, लेकिन इन उपचुनावों में संघ जिस तरीके से छिटका रहा, सुनिए, संघ जिस तरीके से छिटका रहा और मोदी जिस तरीके से बिजी रहे हैं, क्या ये एक बहुत बड़ी वजह नहीं है इन उपचुनावों के जो नतीजे आए उसमें बीजेपी की हार की? हम इस पर भी चर्चा करेंगे, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेने की मजबूरी है, बहुत जल्द वापस आते हैं।